स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हमने बात किया था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, और डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ साथ हमने डिस्कवरी ऑफ सेल की भी बात की थी। तो आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हुई थी वो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। एंशियंट एज में भी आपको बताया गया था कि जो पुरानी माइक्रोस्कोप थी वो किस तरह की थी और जो मॉडर्न थी वो किस तरह से थी। और डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने बताया था आपको कि रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1665 में, मतलब कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और उसी एंशियंट माइक्रोस्कोप से इन्होंने कोशिका को देखा था। तो जब इन्होंने कोशिका को देखा उससे, तो उनको जो कोशिका दिखी कुछ इस तरह से, जो आप बीच वाला डायग्राम देख रहे हैं उस तरह से कोशिका दिखी थी। होता क्या है, सेल इज थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने जो डिस्कवर किया था तो बताया कि सेल इज द थिन स्लाइस ऑफ कार्क। तो कार्क क्या होता है? कार्क मीन्स होता है बार्क ऑफ ट्री। एक ट्री मतलब कि पौधे की जो छाल होती है ना, उसी में इन्होंने इस सेल को देखा था। और जो सेल इन्होंने देखा था वो ये वाला सेल है। मतलब ऐसे ही एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह महीन महीन आप देख सकते हो। यही सेल इन्होंने देखा था और इसे कंपार्टमेंट कहा था। मतलब कि कंपार्टमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा भाग है ना। तो इसी छोटे से भाग को सेल बोला गया। और आपको फिर से बता दें एक बार कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी, मतलब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जो इसको देखा था वो एंशियंट माइक्रोस्कोप से देखा था। मीन्स जो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था उसी से रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज की थी। मतलब कोशिका को देखा था बार्क ऑफ ट्री में, जिसे कार्क कहा गया। आगे बात करेंगे, सेल हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कोई भी कोशिका होगी तो उसमें 3 बेसिक चीज़ें पाई जाएंगी। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसे देखो, तीनों बेसिक चीज़ें आपका ये देख सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेकंड जेनेटिक मटेरियल और थर्ड मेटाबॉलिक मशीनरी की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका के चारों ओर एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है और यही मेम्ब्रेन कोशिका को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के। तो जेनेटिक मटेरियल इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिक मशीनरी की। तो जो मेटाबॉलिक मशीनरी, इससे हमारा मतलब है कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंग, जैसे राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये जो भी चीज़ें पाई जाती हैं ये मेटाबॉलिक मशीनरी का काम करती हैं। मतलब कि उपापचयी क्रियाओं के लिए ये सेल ऑर्गेनल्स काम आते हैं। इस तरह से आपने देखा कि 3 बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब जो लेयर थी कोशिका के अंदर, जो पाए जाने वाले सूक्ष्मांग थे, जेनेटिक मटेरियल था, सेल मेम्ब्रेन था, इन तीनों के बारे में हमने आपको बताया। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेल शेप एंड साइज की। तो देखिए सेल, भाई हर सेल की शेप और साइज होती होगी, जाहिर सी बात है। तो दिस शेप ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन इट्स परफॉर्म्स। द शेप ऑफ सेल में चार्ज और रिमेन सेम। मतलब जो सेल होता है ना, क्या करता है, इसकी जो शेप डिपेंड होती है वो इसके फंक्शन पर डिपेंड होती है। और इसी सेल से आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है सेल न्यूमरस होते हैं, मतलब कि संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेप और साइज़ इनका आप जान ही रहे हैं, मतलब कि बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है। और शेप इनका मतलब इनसे बॉडी का शेप, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉडी के शेप में ही रहते होंगे। और ये सेल का जो सबसे एक कह सकते हैं कि मेन फंक्शन जो होता है वो
मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है, जिनसे हमारी बॉडी सुचारू रूप से संचालित की जाती है। द शेप ऑफ सेल में चेंज और रिमेन सेम। कभी कभी ये कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो परिवर्तित होती है या फिर वैसी ही बनी रहती है, मतलब कि जैसे पहले इसका निर्माण हुआ था वैसा भी देखने को मिल सकता है, या कभी कभी चेंज भी हो सकता है। और जैसे आप जानते होंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो जो रेड ब्लड सेल होती हैं, ये जाहिर सी बात है कि इनकी उम्र या कह सकते हैं कि आयु जो होती है वो कम होती है, और ये डिस्क लाइक होती हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स जो होते हैं ना, उनका शेप डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की। अब जैसे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, शेप ऑफ सेल कैन बी, देखिए स्पेंडिल लाइक होता है, फ्लैट होता है, ओवल होता है, इरेगुलर होता है, डिस्क लाइक होता है, राउंडेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, क्यूब लाइक होता है और इलैंगेटेड होता है। इस इतने टाइप के सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर सेल के शेप की बात करें तो सेल का शेप जो हमारा होता है वो कई टाइप का होता है, जिनमें से कुछ टाइप आपको यहाँ बताए गए हैं। दिखा मतलब जैसे स्पिंडल हुआ, फ्लैट हुआ। फ्लैट मीन्स चपटा, स्पिंडल मीन्स तर्करूपी, और ओवल मीन्स अंडाकार, है ना। तो ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, राउंडेड मतलब गोल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब घना या घन, इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा लंबे। तो इस तरह से ये कई टाइप में क्लासीफाई किया जा सकते हैं। सेल विद वेरिएबल शेप, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, सम सेल कैन चेंज दियर शेप्स। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपने शेप को, मतलब अपनी आकृति को चेंज कर सकती हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी अपने जो आकृति को चेंज कर सकता है। या अमीबा की बात करें तो अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। तो वो भी हमेशा अपनी आकृति को बदलता रहता है, अपने कोशिका की आकृति को बदलता रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा की आकृति जो होती है अनियमित होती है, मीन्स इरेगुलर होती है। तो फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, लाइक स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल्स फाइबर। जो स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम एक मसल्स की बात करें तो ये स्पिंडल शेप है। मतलब ये क्या है कि दोनों सिरों पर पतले और बीच में आपको चौड़े दिखाई देते हैं, इसी को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की भी हम अभी बात करेंगे। तो ये चूंकि देखिए दोनों सिरों पर पतले और बीच में चौड़े, मतलब स्मूथ होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर हैं। और इसके बाद हम डिस्क लाइक शेप की बात करेंगे। तो डिस्क लाइक शेप में आरबीसी आप देख सकते हैं, मतलब डिस्क। जैसे आपने सीडी देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि होता है आपका, कह सकते हैं कि मतलब चौड़ा होता है ना, चपटा। इसके बाद ब्रांचेट की बात करेंगे तो नर्व सेल इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ब्रांचेट मतलब कि शाखान्वित, मतलब शाखाएं निकली हुई होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्व सेल में ब्रांच बहुत सी निकली मिलेंगी आपको। फिर फ्लैट सेल की बात करेंगे तो सेल ऑफ स्किन, मतलब जो त्वचा की कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी फ्लैट होती हैं। फ्लैट मीन्स चपटी। और फिर सेल की साइज की बात करें हम तो साइज ऑफ सेल आल्सो वेरीज, मतलब कि अलग अलग सेल्स की साइज जो होती है अलग अलग होती है इन द एनिमल्स, जीवों में, मतलब कि जंतुओं में। जैसे माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका का नाम जब आता है तो माइकोप्लाज्मा। आपको जानना चाहिए 0.1 माइक्रोन इसकी साइज होती है, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ये। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और कभी मत भूलिएगा। और इसकी जो साइज होती है 0.1 माइक्रोन की होती है, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट सेल है ये।
और लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच या ऑस्ट्रिच एग बोल सकते हैं, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे लंबी साइज का एक सिंगल सेल होता है, जिसका डायमीटर लगभग 17 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि 17 सेंटीमीटर व्यास का जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय मतलब कि एक कोशिका का बना होता है। और इन मैन अगर इंसानों में बात की जाए तो इंसानों में स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल की बात कर सकते हैं हम, जिनकी साइज जो होती है 6 to 8 माइक्रोमीटर, मतलब कि 6 से 8 माइक्रोमीटर की होती है। और अगर कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है मैन में, सबसे छोटी कोशिका, वो 6 से 8 माइक्रोमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल, मतलब कि नर्व सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नर्व सेल है, तो इसका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोन का होता है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो आरबीसी बोलेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलेंगे। और फिर हम बात करेंगे सेल नंबर की। सेल नंबर देखिए, सेल नंबर के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स डिवाइड करे गए वो दो टाइप के डिवाइड किए गए। मतलब एक तो सिंगल सेल वाले, दूसरे मल्टीपल सेल वाले। मतलब कि एक ऐसा एनिमल जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती हो, दूसरा ऐसा एनिमल जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हो। तो जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे हम यूनिसेलर बोलते हैं, सिंगल सेल्ड बॉडी। मतलब कि जो सिंगल सेल्ड बॉडी होती है उसे हम यूनिसेलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अमीबा, अमीबा को कह सकते हैं यूनिसेलर है, क्योंकि उसमें सिंगल सेल पाया जाता है। मल्टी सेलर की बात करें तो मल्टी सेल्ड बॉडी फॉर एग्जाम्पल मैन एंड अदर एनिमल्स, बहुत से एनिमल होते हैं, मतलब कि वो लगभग सारे के सारे जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। देखो सेल स्ट्रक्चर, अगर हम मेनली डिवाइड करें सेल को तो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होता है ये। एक कहने का मतलब है कि बेसिक सेल की अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और फिर उसके अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि सेल के चारों ओर, ये देखिए सेल के चारों ओर एक लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और फिर इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी चीज़ें हैं वो प्रोटोप्लाज्म कही जाएंगी। और इन्हीं दोनों चीज़ों से सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। मतलब किसी भी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के निर्माण में ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल होता है। किसी भी सेल का एक लिविंग मटेरियल मतलब कि जीवित पदार्थ होता है। कोशिका का जीवित पदार्थ जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और इस प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। देखिए साइटोप्लाज्म भी मैंने इससे पहले आपको बताया, वही साइटोप्लाज्म यहाँ आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया। न्यूक्लियस का न्यूक्लियस ये बीच वाले भाग को कहेंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ें बच रही हैं उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य के बारे में। और इन दोनों से मतलब मिला के प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी सेल के लिए, क्योंकि बिना इनके कोई भी कार्य इसमें संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए एक पार्ट को हम मतलब देखते हैं। जैसे पहला है कि फूड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म की खोज परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। और
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की मतलब केंद्र की खोज की थी। तो यहाँ से दो चीज़ें अभी कंफर्म हो जा रही हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज किया था वो न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल की आउटर कवरिंग का काम करता है, मतलब कि किसी भी सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये आउटर कवरिंग तो होता ही है, इसके साथ साथ इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, मतलब कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाने वाला पदार्थ है। इट इज़ लिविंग थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, मतलब कि ये बहुत ही ये पहली बात तो ये सजीव होता है, पतला होता है, और एक कहने का मतलब है लचीली झिल्ली के रूप में देखा जा सकता है इसको, ताकि झटका लगने पर या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होने पर इसके अंदर के जो पार्ट हैं वो सेफ बचे रहें। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज सेमी परमेएबल, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये अलाउस सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू, जिसके आर पार केवल कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही जा सकते हैं, मतलब कि चयनात्मक झिल्ली भी इसे हम बोल सकते हैं। कुछ मटेरियल जिनका ये सिलेक्शन करता है केवल वही इसके आर पार जा सकते हैं, बाकी के मटेरियल केवल बाहर ही रह सकते हैं, मतलब कि कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं पा सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आप जानते ही होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। मतलब इसमें देख सकते हैं आप, लिपिड भी दिख रहा है आपको और प्रोटीन भी। ये देखिए लिपिड मोज़ेक, ये जो आप देख रहे हो ना ये चित्र, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये लिपिड एंड प्रोटीन अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है आपको। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लिपिड कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे प्रोटीन अटैच है। फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये आप देख सकते हैं कि एक सेल है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। काम क्या होता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। पहली बात तो ये सपोर्ट करती है सेल को। दूसरी बात कि कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया ना कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव मटेरियल को इधर से उधर जाने देता है। एंड इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? मतलब कि कोशिका भित्ति, अगर कोशिका भित्ति हम कहें तो ये प्लांट में पाया जाता है, बेसिकली एनिमल में नहीं पाया जाएगा। मीन्स सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। इट इज अकर टू द सेल, इट इज आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, आपको बताया गया। इट इज डेड, ये लिविंग नहीं होता है, मतलब कि ये निर्जीव होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो तीन बातें इसके बारे में बताई गई कि आउटर वॉल होता है ये, मतलब कि और डेड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इन फंगस इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, मतलब कि मोस्टली अगर बात की जाए तो ये सेलुलोज का बना हुआ होता है सेल वॉल, लेकिन फंगस में मीन्स फंजाई में, कवकों में ये जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, ये सब आपको जानना चाहिए, याद भी रहना चाहिए हमेशा। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, परमिएबल ये भी है, जैसा आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल था, वैसे ये भी परमिएबल है, लेकिन ये सेमी परमिएबल नहीं है, ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल मतलब कि अलाउ ऑल द मटेरियल्स या ऑल द सब्सटेंस फ्रॉम दिस वन साइड टू अनदर साइड, मतलब कि ये किसी भी पदार्थ को अपने आर पार जाने को अलाउ करता है।
मतलब कि आप जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, जो भी मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध हो वो एक साइड से दूसरे साइड में जा सकता है। बट सेमी परमेबल में क्या होता है, वो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को, मतलब जैसे अभी आपने देखा इससे पहले ना सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या था कि वो केवल सेलेक्टिव मटेरियल को इधर से उधर जाने देता था। बट यहाँ पे आप देख रहे हो सेल वाल, तो सेल वाल क्या करता है कि ये किसी भी मटेरियल को एक साइड से दूसरे साइड में भेजता है। तो अभी आपने देखा कि मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, इससे मतलब कि हम सेल वाल के फंक्शन की जब बात कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मटेरियल्स एक्सचेंज को अलाउ करता है, फ्रीली परमेएबल होता है और सेल के शेप को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ सेल के शेप को मेंटेन करने का मतलब कि चूंकि आउटर लेयर होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि जो सेल का शेप है, मतलब आकृति है, वो ज़्यादातर इसी सेल वाल पर डिपेंड करती है कि उसका आकार, मतलब कि प्लांट की जो बॉडी है वो कैसी होगी। अब बात कर रहे हैं हम प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म बीच और न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस रहता है, बाकी साइड साइड में साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड टाइप मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल ऑफ सेल, ये किसी भी सेल के सेंटर पार्ट में आप देख सकते हो न्यूक्लियस को। इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि जो केंद्रक होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, आप क्रोमेटिन देख सकते हैं, न्यूक्लियोलस देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियर पोर मिलेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी लेयर, न्यूक्लियर एनवेलोप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें एक न्यूक्लियस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब बिना इनके एक न्यूक्लियस का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, मतलब केंद्रिका भी पाई जाती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि केंद्रक द्रव्य, और न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, मतलब कि केंद्रक छिद्र जो होता है। तो बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें, मतलब इसका इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेकेंड है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं कि चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए या न्यूक्लियर एनवेलोप बोलिए। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस, और फोर्थ है न्यूक्लियर मटेरियल, या इसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन, ये जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, देखिए मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब कि ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, मतलब कि जो केंद्रक होता है ना उसको और कोशिका द्रव्य को, दोनों को अलग करे, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर पाए जाते हैं जिनका काम बस इतना ही होता है कि वो मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, मतलब कि किसी भी मटेरियल के विनिमय का काम करते हैं। बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इट इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसे हम साइटोप्लाज्म का भी नाम दे सकते हैं, मतलब कि कोशिका द्रव्य का नाम जो केंद्रक द्रव्य जो होता है ये इट इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक का कोशिका द्रव्य जो होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक गहरा पार्ट, गहरा स्टेनिंग जो आप देख रहे हो ना, वो न्यूक्लियोलस है। स्मॉल ओवल बॉडी, बहुत ही छोटा है और एग शेप्ड है। रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, इसमें आरएनए और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ जब इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, मीन्स सॉरी, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए पाया जाता है, इट इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। और ये साइट जो होती है ना, ये राइबोसोम के फॉर्मेशन का काम करती है, मतलब कि आरएनए से ये राइबोसोम बनाते हैं। इस साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी, प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी होता है। अब देखिए, दो चीज़ें जेनेटिक मटेरियल होती हैं, जैसे डीएनए या आरएनए। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको बोलते हैं। और यही दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मीन्स आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, मतलब किसी भी जीव के कैरेक्टर को उसके अन्य आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन दोनों का फुल फॉर्म आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। और फिर हम बात करेंगे, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम फॉर्मेशन जब होता है तो राइबोसोम, जाहिर सी बात है, राइबोसोम का वर्क ही होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और ये मतलब कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और इसे न्यूक्लियोलस, मतलब कि सारी प्रक्रियाएं यहीं से स्टार्ट होती हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल की। तो न्यूक्लियर मटेरियल मतलब कि जो न्यूक्लियस में मटेरियल पाए जा रहे हैं उनको हम न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब वो चाहे जो हो, अब जैसे न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें तो न्यूक्लियर मटेरियल में क्या पाया जाएगा, ये यहाँ पे क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये देखिए, जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो बाद में चलिए क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे यहाँ देख सकते हैं आप, पहले जब ये धागे के रूप में था तो इसे हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते थे, मतलब कि क्रोमेटिन धागा बोलते थे। और बाद में ये जब देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इसे हम क्रोमोसोम कहने लगे, मतलब कि क्रोमेटिन थ्रेड से ही या क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन्स क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, मतलब कि जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके साथ साथ इस पे जीन्स भी होते हैं, और ये डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, मतलब कि जो डीएनए का एक खंड होता है, एक सेगमेंट होता है, उसे हम जीन बोलते हैं। दे एक्ट एज हेरिडेटिव व्हीकल, और ये हेरिडेटिव व्हीकल का काम करते हैं, मतलब कि आनुवांशिक चक्र का काम करते हैं, मतलब कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। ये ब्लू या ब्लैक हो सकते हैं, मतलब कि अगर इनके कलर की बात करें। और जाहिर सी बात है कि ये भाई आनुवांशिक पदार्थ तो है ही है। अभी डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें तो ये सब तो आनुवांशिक पदार्थ ही हैं, और उन्हीं के एक सेगमेंट को, मतलब कि डीएनए के इस सेगमेंट को हम जीन बोल रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो भी आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा, और एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र का काम करते हैं, मतलब कि पेरेंट का जो कैरेक्टर है उसको उसकी संतानों में, उसके ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करता है ये काम? ये काम करता है डीएनए या जीन। ठीक, क्योंकि डीएनए के सेगमेंट को ही हम जीन बोल रहे हैं, तो जाहिर सी यहाँ पे हम डीएनए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीन तो मान लो थोड़ा डीपली पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डीएनए को ही बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि डीएनए और प्रोटीन जो होता है उनसे मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ है, जीन, और जीन भी जीन से मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। फिर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, मतलब कि जो इनका काम है, ये क्या कार्य करते हैं? कौन? आपके जो डीएनए हैं या न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो देखो, ये रेगुलेट सेल साइकिल, मतलब एक कोशिका चक्र को प्रेरित करते हैं।
या उन पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, उन पर समन्वयन करने का काम करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फिर जीन हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है कि जो सेल होता है इसका ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। फिर हम साइटोप्लाज्म पे चलते हैं। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। ये जो भी लिक्विड टाइप मटेरियल सेल के अंदर आप देख रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य है। इट इज़ लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, इट कंटेन ऑर्गेनल्स। और इस लिक्विड मटेरियल में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब ये कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इन कोशिकांग में जैसे तमाम नाम आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और भी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, मतलब बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स आ सकते हैं और आप देख सकते हैं। और इनका जो काम होता है ना, वो मेटाबॉलिक वर्क करते हैं, इसलिए इनको हम मेटाबॉलिक मशीनरी कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, साइटोप्लाज्म है और लाइसोसोम है। इस तरह से आप बहुत से स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख रहे होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखाया गया आपको। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख सकते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ क्यों कहा जाता है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो वो थोड़ा खुरदुरा हो जाता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट इफ द राइबोसोम आर एब्सेंट इन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि अगर सरफेस पे उनके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंट हैं, तो उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सेल के अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल्स किस में पाए जाते हैं? ये सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, मीन्स कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में आप कई सारे सेल ऑर्गेनल्स को देख रहे हैं। ये इसमें तैरते रहते हैं, एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहते हैं। अब अंदर लिक्विड है, मतलब द्रव पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है अब द्रव पदार्थ में वो कैसे फिक्स रहेंगे, इसलिए वो मूव करते रहते हैं इधर उधर सेल में। और जहाँ जब जिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है, मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी बॉडी को एकदम फ्रीली मतलब कि बेहतर ढंग से संचालित करते हैं। अब सेल ऑर्गेनल की बात करें तो सेल ऑर्गेनल इंक्लूड प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में इनको इंक्लूड किया गया जो सेल ऑर्गेनल हैं। इसके साथ साथ इसमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। ये जो कहने का मतलब है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें ये प्रेजेंट और एब्सेंट भी होते हैं बहुत सारी चीज़। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनके डिफरेंस पे, तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे सो ये कौन प्रेजेंट रहता है, कौन एब्सेंट रहता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गाल्जी एपर्चस पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत से सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड जो होता है, देखिए प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। मतलब एनिमल सेल में ये तो बिल्कुल एब्सेंट ही रहेगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ओनली प्लांट सेल। दे आर
ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, मतलब कि इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड होते हैं, मतलब कि ये हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना होगा ना, इसी की वजह से क्लोरोफिल का निर्माण इसी से होता है और इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और इन्हीं के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते भी हैं, ये भी आपको पता होगा। तो हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब एक कोशिका का रसोई घर। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, या क्लोरोफिल को कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात वही है, क्लोरोफिल बोलिए या क्लोरोप्लास्ट बोलिए, बात एक ही है। और ये क्या करते हैं, इस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स containing stoma and stacked lamellay called grana। मतलब क्लोरोप्लास्ट को अगर देखा जाए तो इसमें डबल मेम्ब्रेन, देखिए एक आउटर मेम्ब्रेन दूसरा इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, और उसके बाद इसमें अंदर साइड में अगर आप देखोगे तो ग्रेनम और स्ट्रोमा, दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब स्ट्रोमा वो पार्ट है जिसमें ये पड़े हुए होते हैं, और ग्रेनम क्या है कि ग्रेनम एक देखिए सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को ही हम प्लास्टिड भी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बात एक ही है। तो ग्रेनम को मैंने बता रहा था कि ये सिक्के के रूप में एक दूसरे के ऊपर जैसे सिक्के अभी सजा दिए जाएं तो वैसे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और ग्रेना कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रेनम में हरा वर्णक पाया जाता है, मतलब जो जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और उसी के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की। तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड फैट एक्सेट्रा, एंड क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स ऑफ फ्लावर। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो किसी भी फूल के कलर को डिसाइड करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है या फैट को स्टोर करने का काम करता है, और क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, किसी भी चाहे वो फ्रूट हो या फ्लावर हो, दोनों को कलर देने का काम करता है, और ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये रॉड शेप्ड होता है और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि दो झिल्ली पाई जाती है इसमें। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा पोरस होता है, पोरस मतलब सरंध्र होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम ये देखिए इनर मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी एंड कंटेन स्मॉल बॉडीज ऑक्सीसोम। मतलब कि इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है, आप ये जो उंगली के समान की संरचनाएं देख रहे हैं ना, वो क्रिस्टी है, एंड कंटेन स्मॉल बॉडीज, और इसमें और भी बहुत से स्मॉल बॉडीज पाए जाते हैं, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन में डिवाइड था, आउटर एंड इनर। आउटर जो था वो पोरस था और इनर जो था उस पे उंगली के समान प्रवर्ध दिखाई देते हैं। और इनकी जो कैविटी होती है, कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स फ्लूइड कंटेनिंग डीएनए राइबोसोम्स। इनकी जो कैविटी होती है उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, और मैट्रिक्स जो होता है एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इनका अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के
फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो होता है, ये पहली बात तो देखो इसमें डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है, और इनमें मैट्रिक्स भी है, एक लिक्विड है। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एनर्जी कैसे ये प्रोड्यूस करता है? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि फूड मटेरियल की ब्रेकिंग करता है, और उसी के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। कहने का मतलब है एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि जो भोज्य पदार्थ लिया गया है हमारे शरीर के द्वारा, उसको तोड़ने के बाद एनर्जी जो फ्री होती है वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट करके इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपने देखा कि इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब कि एटीपी के रूप में एनर्जी उत्पन्न करता है। जब फूड का ब्रेकिंग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी एटीपी कही जाती है। फिर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कि कोशिका का ऊर्जा गृह या विद्युत गृह भी कह सकते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कौन कहा जाएगा? कोशिका का ऊर्जा गृह जो कहा जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? तो आप कह सकते हैं एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम अगर पूछा है तो आप कह सकते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एटीपी बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन वर्क होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, और एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब कोशिका की करेंसी कहते हैं। फिर आगे है वैक्यूल। वैक्यूल्स मतलब होता है रिक्तिका। तो वैक्यूल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। पहली बात है वैक्यूल, और ये पूरा का पूरा एक वैक्यूल एक ही पार्ट दिखाया गया है। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन होता है, जो बाउंड स्पेसेस आर नोन एज वैक्यूल। मतलब कि ये जो फ्लूइड वाला फिल्ड मेम्ब्रेन है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। इन एनिमल सेल आइदर दे आर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर टेम्पररी। ये ज़्यादातर प्लांट सेल में देखा जाता है। मतलब अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उसमें या तो एब्सेंट रहेगा, या बहुत ही स्मॉल साइज में, या फिर टेम्पोररी ऐसे ही देखने को मिल सकता है आपको। तो वैक्यूल इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड इन फिल्ड विथ फ्लूइड सेल सैप। देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं, और इसके अंदर जो एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको हम सेल सैप कहते हैं। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की बात करें तो इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। मतलब कि ये क्या करता है कि सेल को दृढ़ता, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा हार्डनेस भी बनाता है। इट स्टोर सब्सटेंस, और ये किसी भी मटेरियल को स्टोर करने का भी काम करता है। कहने का मतलब है कि ये जो वैक्यूल होता है ये सब्सटेंस को स्टोर करने का भी काम करता है। क्योंकि देखो, प्लांट और एनिमल दो
लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों में अगर दोनों के सेल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे हम डिफरेंस की चर्चा भी करेंगे। फिर देख रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम आप देख सकते हो। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से रहता है और इट इज़ ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क इंक्लूजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं पहले भी आपको बता चुका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER बोलते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि इट हैज़ राइबोसोम अटैच। ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब कि खुरदुरा थोड़ा सा रहता है, भाई सरफेस उभरे हुए रहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो नो राइबोसोम आर अटैच, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी प्रकार का कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसलिए ये पूरी तरह से एकदम सॉफ्ट रहता है, सरफेस स्मूथ रहती है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज फैट, मतलब कि फैट की सिंथेसिस का काम करता है। फैट मतलब वसा का संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो स्केलेटन फ्रेमवर्क, मतलब कि स्केलेटल मतलब कंकाल तंत्र का अगर कहा जाए तो उसका निर्माण ज़्यादातर इन्हीं के माध्यम से होता है। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे RER हो या SER हो, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इन्हीं के माध्यम से स्केलेटन फ्रेमवर्क जो सेल का होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक स्पेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का, जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्योंकि राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, और वो रफ वाले पर ही पाया जाता है ना। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि जैसे जो हार्मफुल सब्सटेंस, कुछ हानिकारक पदार्थ पहुंच जाते हैं ना, तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि उन हानिकारक पदार्थों को ये नष्ट करने का काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं कि SER RER दो होता है, और ये इन्हीं से सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो उस पे ये अटैच रहते हैं। फिर हम बात करेंगे गाल्जी एपर्चस की। तो गाल्जी एपरेटस जो होता है इसे हम गाल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं या गाल्जी उपकरण हिंदी में बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और दे आर स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स फ्लैटेंड सिस्टर्नी, मतलब कि इसका जो एक एक पार्ट होता है जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं, और ये जब एक ग्रुप में मिलते हैं तो इसे हम गाल्जी उपकरण कहते हैं, उसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। मतलब एक एक रॉड शेप्ड सिस्टर्नी से मिलकर ये पूरा का पूरा गाल्जी एपरेटस बना हुआ होता है। और इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड द डिक्टियोसोम, मतलब कि इसी गाल्जी बॉडी को या गाल्जी उपकरण को जब ये प्लांट में पाया जाएगा तो हम इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्टियोसोम से आप क्या समझते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया डिक्टियोसोम जो होता है उसे वो गाल्जी उपकरण ही है। फंक्शन ऑफ गाल्जी एपरेटस की बात करें तो दे सेक्रेट्स पैकेजेस एंड डिस्पेसेस द सेलुलर सेक्रीशन। यहाँ
आप हम कह सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसका जो काम होता है कि जो सेलुलर सेक्रेशन हो रहा है, मतलब कोशिका द्वारा जो स्रावी पदार्थ निकल रहे हैं उनको उनकी पैकिंग करना, उनको डिस्पैच करना इसका काम होता है। दे आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन मतलब कि कोशिका कला के निर्माण में भी या कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता करते हैं। कौन सहायता करता है? गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण। ये या इसे मैंने बताया ना कि ये प्लांट में डिक्टियोसोम कहे जाते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है इसमें बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और बहुत ही पावरफुल एंजाइम होते हैं। मतलब ये क्या काम करता है, कुछ भी अगर कोशिका के अंदर उसको कोई भी ऐसा सब्सटेंस देखने को मिल जाए, हार्मफुल सब्सटेंस, तो उसको ये डायरेक्ट डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो दे डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। पहली बात तो जो भी बाहरी मटेरियल आ रहा है उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, मतलब नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। दे रिमूव वर्न आउट सेल। ये रिमूव, जब कोई भी चीज़ रिमूव करना होता है तो उसकी वार्निंग देने लगते हैं कि भैया आप तुम बाहर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो कोशिका के स्रावी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। दे एक्ट एज सुसाइडल बैग। ये सुसाइडल बैग मीन्स आत्महत्या की थैली की तरह भी कार्य करते हैं। दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल इफ इट गेट्स डैमेज। अगर ये जान पाते हैं कि हम जिस सेल में हैं, जिस कोशिका में हैं, वो डैमेज हो गई है, कहीं से इसको नुकसान हो गया, तो ये क्या करते हैं कि अपनी ही सेल को खा के पचा देते हैं। मतलब कहने का है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपका घर गिरने वाला है तो आप खुद ही उसको गिरा देते हैं। या अगर घर में पानी टपक रहा है तो आप खुद भी सोचेंगे कितनी जल्दी इसको हम तोड़ के नए घर का निर्माण करें। बस वही काम लाइसोसोम भी करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है उसको आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। ऐसे साइटोप्लाज्म आप देखोगे तो एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाया जाएगा। न्यूक्लियस एनिमल प्लांट दोनों सेल में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। बट सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस एकदम क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। और प्लांट सेल में वैक्यूल इज बिग एंड परमानेंट। जो रिक्तिकाएं होंगी वो बड़ी साइज की होंगी और परमानेंट मतलब स्थायी होंगी। बट एनिमल सेल में क्या होगा कि वैक्यूल आर प्रेजेंट देन आर टेम्प्रोरी आर स्मॉल इन साइज। मतलब कि इसमें तो एनिमल सेल में ज़्यादातर एब्सेंट ही रहते हैं वैक्यूल, लेकिन अगर पाए भी जाएंगे तो अस्थायी और साइज में बहुत छोटे पाए जाएंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर लगभग कुछ कंप्लीट हो गया। आप देखिए क्वेश्चन और आंसर की बात अगर करें हम, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल, गाल्जी बॉडी इट पैकेज डिस्पैच एंड डिस्पैचेस द सेलुलर सेक्रेशन। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज जीन एंड इट्स फंक्शन। तो आंसर इसका है कि जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट ट्रांसफर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। थर्ड क्वेश्चन है राइट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है इट प्रोवाइड शेप टू सेल, इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो इसमें हम कह सकते हैं इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट विद न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन ऑर्गेनल्स आल्सो। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा तो नहीं ख़त्म हुआ, मतलब कि एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। इसके बाद फिर हम क्लास में भी आपको बताएंगे, मतलब कि ब्लैक बोर्ड भी बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।